भैया सब जने चीन गए हुए हो। आज हम इनते मिलो कार्यक्रम में यहाँ जौन शख्स ने मिलवावे जा रहे हैं अपने क्षेत्र में यहाँ बहुत उल्लेखनीय कार्य करीन है। साहित्य के क्षेत्र में यहाँ आपके यार बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी साहित्य के कईयों विधन पर आपके लेखनी लगातार चली है। उमा रोज नामचा बहुचर्चित विधा है गद्य लेखन शैली के। इसके अलावा कविता पाठ कई आपके किताबें प्रकाशित हैं, जिमा कस्बा खुड़पेंचगंज जो बहुत ही लोकप्रिय किताब है, जी की चर्चा आम जनमानस में यहाँ बहुत ज्यादा होते है और लोग इका बहुत जत्ते हिंदी के अच्छे पाठक हैं जरूर इका पढ़ना पसंद करते हैं। आप उत्तर प्रदेश में यहाँ जो है आईपीएस में यहाँ सेवा दियो और आईजी के पद से सेवानिवृत्त हुए हो। हमारे साथ में यहाँ हैं अरुण गुप्ता सर। हम उनसे इनते मिलो कार्यक्रम में यहाँ खास बातचीत करब तो आपसे मिलवावे जा रहे हैं। सर सबसे पहले हमारे बीटीवी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपके दर्शकों का। ठीक है, तो भैया सबसे पहला हम गुरुजी आपसे ने सवाल करना चाहते हैं कि जब तक आप पुलिस विभाग में यहाँ रहे हो, पुलिस विभाग एक बहुत व्यस्ततम विभाग है, सबसे 24 घंटा मतलब जो ड्यूटी मानी जाती है और इसके साथ में यहाँ जो साहित्य लेखन के जो आपके अंदर विधा रही है कैसे समय निकाल के यहाँ जो है लगातार आप साहित्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम करते रहो। दरअसल बचपन से ही मुझे पढ़ने का शौक था और आपके पाठक और श्रोता जानकर शायद उन्हें आश्चर्य हो, मैंने तीसरी चौथी कक्षा से ही इब्ने सफ़ी और कर्नल रंजीत और ओम प्रकाश शर्मा के जासूसी उपन्यास पढ़ने शुरू कर दिए थे। तो पढ़ने का शौक ही मुझे साहित्य की गहराइयों तक ले गया और इंटरमीडिएट तक आते आते अगाथा क्रिस्टी, जेम्स हेजली चेज और अर्ल स्टैनली गार्डनर तक के उपन्यास और हिंदी में वृंदावन लाल वर्मा, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, शरद चंद, बंगला विमल मित्र, इनके अनुदित उपन्यास मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। मेरे परिवार में, मेरे घर में बचपन से ही धर्मयुक्त, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सरिता, मनोरमा और बाल पत्रिकाएं नंदन, पराग और चंदा मामा आया करती थी, जिनकी वजह से एक साहित्य और पढ़ने पढ़ाने लिखने की तरफ मेरा रुझान शुरू हुआ। सर इसके अलावा जो है आप साहित्य लेखन के साथ जो कविता पाठ और ये लेखन कार्य आपने कब से प्रारंभ कर दिया? देखिए, सबसे पहले 1971 में बांग्लादेश युद्ध के समय जब मैं कक्षा 9 का छात्र था तो मैंने अपनी जीवन की पहली कविता लिखी थी। जब तक पाकिस्तानी सेना की मिटती आनो बान नहीं, जब तक यहिया और भुट्टो का सर होता लहू लुहान नहीं, जब तक दुनिया के नक्शे से मिट जाता पाकिस्तान नहीं, तब तक स्वदेश की सेना का लौटेगा एक जवान नहीं। यहीं से अच्छा, इस रचना को मेरे अध्यापकों ने, साथियों ने काफी पसंद किया, जिससे मुझे प्रेरणा मिली और नौकरी में आने के बाद जब खाली समय होता था या गैर जनपदीय शाखा में मैं होता था तो मैंने छोटे छोटे राजनीतिक व्यंग्य की कविताएं लिखनी शुरू की, जो कहीं प्रकाशित नहीं होती थी लेकिन अपने मित्रों और साथियों के बीच सुना देता था और उनकी प्रशंसा भी मिलती थी। रिटायर होने के बाद मैं खाली बैठा हुआ था तो उस दौर में मैंने काफ़ी फिल्में देख डाली, काफ़ी किताबें पढ़ी और कोरोना काल में मैंने फेसबुक पे रोजनामचा खाकसार का करके एक कॉलम में सामयिक विषयों पर लिखना शुरू किया, जिनमें आमतौर पर राजनीतिक हालात का तबसरा होता था और सामयिक घटनाओं पर मैं अपनी टिप्पणियां लिखता था और धीरे धीरे अन्य हास्य लेखकों को देखकर मैंने कुछ हास्य व्यंग्य की रचनाएं भी लिखी, जो बाद में दैनिक विश्ववार्ता, दैनिक और मासिक लखनऊ जंक्शन, लखनऊ फोकस में प्रकाशित हुई। बाद में मित्रों की और साथियों की परामर्श और प्रेरणा से उनमें से कोई 50 चयनित रचनाओं का संकलन कस्बा खुड़पेंचगंज प्रकाशित हुआ और मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारी संस्थान द्वारा, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा इसी वर्ष अभी 2 महीने पहले 1 लाख रुपए का नकद पारितोषिक भी मुझे प्राप्त हुआ है। और इसके साथ ही अब मैं अपने निजी अनुभवों पर जो सेवा काल की हैं एक श्रृंखला लिख रहा हूँ और उम्मीद है कुछ दिनों बाद एक पुस्तक के रूप में उसे आप देखेंगे। ये कस्बा खुड़पेंचगंज आपकी बहुचर्चित किताब है, तो इसमें का कुछ
सारांश में क्या है, और जो हमारे पाठक हैं, जो हमारे श्रोता हैं, अगर इसको पढ़ेंगे तो उसमें ये हास्य में लिखी गई है और एक बहुत अच्छी व्यंग्यात्मक किताब है, जो व्यंग बहुत अच्छा प्रस्तुत किया गया है। इसके बारे में थोड़ा-सा। जहां तक व्यंग्य का सवाल है, ये पाठकों पर मैं छोड़ता हूं कि ये व्यंग्य है अथवा नहीं। मूलतः यह एक काल्पनिक कस्बा कुरपेंचगंज है, जिसमें कुछ पात्र हैं। एक थाना है, एक अस्पताल है, एक इंटर कॉलेज है, एक चाय की गुमटी है, उसके सामने एक हलवाई की दुकान है, कुछ पात्र पुलिस के हैं, प्रशासन के हैं, एक पत्रकार भी हैं, एक कुछ व्यापारी हैं। उन सब के बीच जो पुलिस और प्रशासन के साथ आम आदमी का रोजाना पड़ने वाला साबका है, उसी को मैंने जस का तस लिखने की कोशिश की है। यद्यपि इसके स्थान, काल, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, लेकिन मेरा दावा है कि जिन्होंने इस किताब को पढ़ा है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है, और जिन पाठकों के हाथ में ये पुस्तक जाएगी, मुझे उम्मीद है वो भी इसे स्वीकारेंगे कि कस्बा खुरपेचगंज में जिन किस्सों कहानियों का वर्णन है, वो कहीं ना कहीं उनके आसपास रोज घटित होता दिख रहा होगा उनको। और यही मेरी मेहनत का पारिश्रमिक है, परिणाम है, और यही मेरे लेखन की सार्थकता है। सर, एक बात आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप साहित्य के क्षेत्र में लगातार इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में आप जो है अपना आदर्श किस साहित्यकार को मानते हैं, जिसको आपने फॉलो किया और आप जो है लेखन में भी लगातार कार्य कर रहे हैं? देखिए, मेरी लेखन शैली मूलतः अगर देखें तो अमृतलाल नागर की जो हास्य रचनाएं हैं, जिन्होंने लखनऊ की पृष्ठभूमि में लिखी हैं, केपी सक्सेना, उसके बाद पंडित श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत रहा है। इसके अलावा एक और हाल में चर्चा में आए लेखक हैं टी.एन. सिन्हा सर, जिनकी वही लखनऊ की ही पैदाइश है और दिल्ली में रहते हैं। उनका एक संकलन लखनऊ एक जुदा ही अदा, वो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। डॉक्टर आकांक्षा दीक्षित की लखनऊआ गड़बड़ झाला और उनकी हास्य रचनाएं, इन सबसे प्रेरणा मिली है। और पाठकों का, मेरे एक बहुत अजीज पाठक का कहना है कि मेरी रचनाओं में उनको जनप्रिय लेखक ओम प्रकाश शर्मा की शैली के भी दर्शन होते हैं। तो ये सब हैं जिनको पढ़कर मैंने लिखना सीखा है, और वही शायद मेरे लेखन में परिलक्षित होता है। सर, आज के समय में जिस तरीके से हिंदी साहित्य में जो कवि मंचों का बहुतायत मात्रा में बढ़ी हैं, और कवि मंचों का साहित्य और जो लेखन साहित्य है, जो वास्तविक साहित्य है, इसको आप तुलनात्मक तरीके से किस दृष्टि से देखते हैं? क्या जो आज कवि मंचों की जो साहित्यिक विधाएं हैं, वो कहीं न कहीं अपनी मूल विधा को खोती जा रही हैं? इस पे आपका क्या दृष्टि? हाँ, आपका कहना सच है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो आम आदमियों में, आम पाठकों में पुस्तक खरीदने और पढ़ने की रुचि प्रवृत्ति और रुचि कम हो रही है। और इसके अलावा मंचीय कवि सम्मेलन जो होते हैं, वह मुझे लगता है आप कुछ कवियों को छोड़ दें, अन्यथा यह चुटकुलों का मंच बनकर रह गया है। हास्य के, हिंदी में खास तौर पे हास्य के नाम पर लोग चुटकुले सुनाते हैं। हाँ, उर्दू शायरी, जो मुशायरों में अभी वहाँ थोड़ी साहित्यिक मर्यादाएं कायम है। मेरा जहाँ तक सवाल है, चूंकि मैंने कविताएं राजनीतिक व्यंग्य के रूप में लिखी हैं, इसलिए सेवा काल में उन्हें मंच पर सुनाना मेरे लिए संभव नहीं था। और अब इस उम्र में 70 साल की उम्र है मेरी, और स्वास्थ्य कारणों से अब ज़्यादा यात्राएं मैं करता नहीं, इसलिए कवि सम्मेलनों में मैं जाता नहीं। यत्र तत्र मेरी कुछ रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, लखनऊ फोकस में और लखनऊ जंक्शन में। बाकी लेकिन इधर मैंने देखा है कि कुछ सुगम साहित्य आया हिंदी में, जिसमें सत्यप्रकाश, सत्यव्यास, दिव्य प्रकाश दुबे आदि कुछ लेखक हैं, जो या अंग्रेजी में चेतन भगत ने एक बार फिर पाठकों को अपनी ओर खींचने में सफलता प्राप्त की है। पुस्तक मेलों में जिस तरह भीड़ इधर 1-2 वर्षों में मैंने देखा उमड़ने लगी है, तो इससे लगता है कि हिंदी के प्रकाशित साहित्य का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। सर, आप पुलिस विभाग में रहे हैं और काफ़ी समय, आपने 35 साल तक
लगातार सेवा दी है पुलिस विभाग में। पुलिस विभाग में कोई ऐसे आपके बहुत सारे संस्मरण रहे होंगे, उससे रिलेटेड जो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी पल रहा हो और उसमें से कोई एक ऐसा प्रसंग? 1989 में मैं बुलंदशहर में जब डिप्टी एसपी के तौर पे नियुक्त था, तो उत्तर प्रदेश सेतु निगम के अपर मुख्य अभियंता, उनका अपहरण हापुड़ के पास हापुड़ और पिलखुआ के बीच में हो गया था। 4 दिन बाद उन्हें एक गांव में जिंदा सकुशल बरामद करना और वहां 2 अपहरणकर्ताओं को गांव के भीतर ही मुठभेड़ में मार गिराना, वो एक पल था जब मुझे अपनी वर्दी पहनने पर एहसास हुआ। ऐसे तमाम पल हैं। मैंने कम से कम अपने सेवा काल में 3-4 बार अपहृत बच्चों को बरामद किया है। चित्रकूट की तैनाती के दौरान मेरे देखरेख में करीब 8 दुर्दांत दस्युओं का इनकाउंटर हुआ है। ये सब है, लेकिन ज्यादातर मेरी नौकरी का हिस्सा गैर जनपदीय शाखा में रहा। करीब 6 साल लगातार इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पे तैनाती के दौरान मुझे गर्व है कि मेरे विभाग को कभी उपेक्षा या अपमान का सामना नहीं करना पड़ा कि इंटेलिजेंस फेल्योर हो गया है। चाहे वो मुजफ्फरनगर का दंगा हो या मेरठ में मुकुल द्विवेदी की हत्या हुई हो, एक बाग पर जबरन कब्जे को हटाने के प्रयास में, इन सभी घटनाओं और संभावित हिंसा की पहले से सूचना दी थी। और मुझे एक और मेरा सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पूरे सेवा काल में मुझे कभी किसी वरिष्ठ अधिकारी ने टोका नहीं, मैंने कभी उन्हें टोकने का मौका नहीं दिया। सर, एक आप पुलिस विभाग में रहे, पुलिस विभाग व्यस्ततम विभाग है। इस दरमियान आप साहित्य लेखन लगातार करते रहे, तो कैसे आपने समय निकाला? जनपदीय पुलिस के अलावा मैंने करीब 9-10 साल में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में रहा हूँ। 3-3.5 साल में विजिलेंस में रहा हूँ, सीबीसीआईडी में रहा हूँ, पीएससी में रहा हूँ। तो ये वो नियुक्तियां थी जहां मुझे पर्याप्त समय मिल जाता था, तो खाली समय में मैं कलम चलाता रहता था। सर, आज के समय में जो नए युवा साहित्यकार हैं, जो साहित्य लेखन में रुचि रखते हैं, उन लोगों के लिए आप जो है कौन-कौन सी विधाओं में अगर साहित्य लेखन कार्य करें तो बेहतर रहेगा, या जिस विधा में कर रहे हैं तो अपनी दिशा से विचलित ना हो, उसके लिए आप क्या कहेंगे? सिर्फ इतना कि जमीन और समाज और परिवेश इससे जुड़े रहें, चाहे वो कविता लिखें, चाहे निबंध लिखें या समीक्षा लिखें, उपन्यास लिखें या कहानी कुछ भी लिखें, वो अपने आसपास के परिवेश से, जमीन से और आसपास के लोगों से जुड़े रहें। ये जुड़ाव ही उन्हें सफलता और लोकप्रिय बनाएगा, क्योंकि साहित्य वही अमर है जो जन प्रतिबद्ध है। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद हो या मन्नू भंडारी का महाभोज या राही मासूम रजा का आधा गांव या श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी हो या अमृतलाल नागर की रचनाएं हो, जमीन और परिवेश से जुड़ी रहने के कारण न केवल ये लोकप्रिय हैं बल्कि कालजयी भी कही जा सकती हैं। सर, आप जो है हमारे इस इनते मिलो कार्यक्रम के माध्यम से इसमें हम लोक भाषा में कार्य कर रहे हैं, लोक भाषा अवधि में कार्य कर रहे हैं, तो लोक भाषा अवधि को लेकर के आपका क्या दृष्टिकोण है? अवधि, चूंकि मैं लखनऊ में पला बढ़ा हूँ और इसलिए अवधि से मेरा कभी मैं दूर रहा हूँ ऐसा नहीं है। अवधि में अच्छी बोल लेता हूँ और एक मैंने कविता भी अभी अवधि में लिखी थी, चूंकि पंचायत चुनाव से संबंधित है, तो पंचायत चुनाव टल गए हैं, इसलिए अब अगले वर्ष उसे मैं कहीं छपने के लिए भेजूंगा। नहीं घर का कौनो काज सजे, नहीं घर का कौनो काज सधे, नहीं सपरत काम किसानी का, हम लुटिया थरिया ब्याच बाच, इलेक्शन लड़ प्रधानी का। तो ये कविता है 3-4 अंतरों की। तो देखिए, पंचायत चुनाव जब घोषित होंगे तो मैं इसे आपको मतलब सार्वजनिक मंच पर लेकर आऊंगा। तो अवधि में अच्छी बोल लेता हूँ। एक मेरे पत्रकार मित्र हैं आदित्य शुक्ला बंजारा, उनसे जब भी मैं बात करता हूँ तो अवधि में ही बात करता हूँ। वर्तमान में वो विश्व वार्ता में है। तो अवधि को बढ़ाने को लेकर के कौन-कौन सी चीज़ों को जो है मतलब अवधि का विस्तार किस तरह से हो, आप
आपका लगातार साहित्य लेखन चल रहा है, लगातार आपकी किताबें प्रकाशित हो रही हैं, लगातार आपकी रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही हैं, लगातार आप अवधि में कविता पाठ रचनाएं भी कर रहे हैं, तो इस पे देखो, अवधि का जहाँ तक के विकास विस्तार प्रचार का सवाल है, सबसे बड़ी जरूरत है कि जब अवध क्षेत्र के दुई मनई मिले तो ये आपस में बातचीत अवधि भाषा में करें, अवधि बोली में करें। और जैसे यहाँ हम बताएं, पत्रकार हैं हमारे साथी आदित्य शुक्ला बंजारा, जब हम मिल रहे हैं हम अवधि में बतियाई थे। यही तरह अभी डॉक्टर आकांक्षा दीक्षित हैं, उनका करीब 50-52 अवधि में हास्य रचनाएं छपी हैं विश्व वार्ता में। अब बहुत जल्दी एक किताब के रूप में आ रही है, संकलन के रूप में आ रही है। तो उन्होंने जब हम बतियाई थे, या उनकी महतारी उनके घर जब जाई थे तो हम अवधि में बात बतियाई थे। तो जब तक लोग शर्मिंदगी समझिए अपनी भाषा बोली में बतियाए का, तब तक अवधिक विकास संभव नहीं है। तो सबसे हमारा निवेदन है कि जब बतियाएं आपस में मिले भेंटे तो अवधि में बात करें, अवधि में बतियाएं, यही तो अवधि का विकास हुई, अवधि समृद्ध हुई। तमाम जने ये जानते हैं कि अवधि में अगर बोलब तो लोग कही हैं कि जो है गंवार आए देहाती आए, ई वजह से तमाम जने अवधि नहीं बोलत हैं और अवधि में बातचीत करे चाहिए। गुरुजी भी बताइन हैं कि अवधि में बातचीत करे चाहिए। लगातार साहित्य के क्षेत्र में बड़ा नीक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी रचनाएं आपके द्वारा लिखी जाती हैं और तमाम विधन में रचनाएं लिखी जाती हैं। और ऐसी विधाएं जिनके बारे में बहुत नैथुआ जो साहित्यकार हैं या नैथुआ लोग हैं जो लिखना सीख रहे हैं, उन लोगों के वो विधन का नाम नहीं मालूम है। उनमें लगातार नियमित आपकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। लास्ट में हम आपसे ने आखिरी में ये पूछा चाहिए था, आप जो है हमारे ई चैनल के माध्यम से ने जो पाठक हैं, हमारे श्रोता हैं, उनका का संदेश देना चाहते? बस VTV का देखत रहे, सुनत रहे। और जहाँ तक सीतापुर और आसपास के क्षेत्र की बात है तो हम देखी थे फेसबुक में सबसे पहले चंद्रशेखर प्रजापति दिखाई पड़त है और खबर लेके आवत है। तो VTV देखत रहो और दुनिया और आस पड़ोस का समझत जानत रहो। सर, आपने हमसे बात किया और आपने जो है कई सारे ऐसे संस्मरण हम लोगों के बीच में साझा किए और आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमरे ई कार्यक्रम के यहाँ देख रहे हो, कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपन प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर यह कार्यक्रम आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज के यहाँ फॉलो करो, और अगर ई का यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल के यहाँ सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।